हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो डेली आप लोगों के लिए मैं एनालिसिस एक लेके आता हूं। आपको पता है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आज मैं यहाँ पे एडिटोरियल पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस का, तो यहाँ पे ना एक चीज मैंने देखी कि मैनेजिंग ग्रोथ, इन्होंने ना अपनी स्टडी साथ में जो एनएसओ की यहाँ पे स्टडी आई है, जो कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि हाँ एक अच्छी स्टडी है, जहां पर इंडिया की ग्रोथ के बारे में बता रखा है और कुछ यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स बता रखे हैं। अब आपका जब एग्जाम होगा तो वहां पे ना कुछ टर्म्स आएंगी, जीडीपी आएगा, जीएनपी आएगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एनएसओ आएगा, एनएसएसओ आएगा, ओके, सीएसओ आएगा। तो यहाँ पर इन सभी चीजों को मैं कवर करूंगा आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पे जो स्टडी कहती है एनएसओ के द्वारा, ये कहते हैं कि जो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो ग्रोथ एस्टिमेट है, यानी कि जीडीपी बढ़ेगी तो देश की डेवलपमेंट बढ़ेगी। सिंपली आप ये कह सकते हो कि देश कितना आगे बढ़ रहा है वो आप जीडीपी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि जो थर्ड क्वार्टर होता है, अब क्वार्टर से ये मत समझ लेना कि आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बीच में होता है, नहीं। ठीक है, अप्रैल से भारत में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये हो गया आपका तीसरा क्वार्टर। तो यहाँ पर जो एनएसएसओ ने यहाँ पे एट द एंड ऑफ फरवरी, इन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि जो थर्ड क्वार्टर की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, थर्ड क्वार्टर मतलब कौन सा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो कि 2023 का था, इसकी जो इंडियन इकोनॉमी ग्रो करी है 8.4% के हिसाब से, यानी कि ये एक बहुत अच्छा संकेत है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो एवरेज अभी हमारा चल रहा था हमारे जीडीपी ग्रोथ का 8.2%, उससे 0.2% ज्यादा है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। अभी तक ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट 3 क्वार्टर थे ना हमारे, ठीक है, उसके हिसाब से जो यहाँ पे इकोनॉमी ग्रो करी थी, अभी एवरेज अगर हम उसका निकालते तो वो 8.2% था। अभी हमारा जो आया है थर्ड का वो 8.4% है। अब यहाँ पर इन्होंने फुल ईयर के लिए, यानी कि पूरे साल के लिए, अगर आप देखोगे 2023-2024, यानी कि मैं बात कर रहा हूं आपका अप्रैल 2024 से मार्च 2024 के बीच में, यानी कि जो अभी हमारा चल रहा है, एनएसओ जो कि ये चीज रिलीज करता है कि जीडीपी कितनी होगी, भारत की जीडीपी एस्टिमेट कितना होगा, जीडीपी को ये लोग प्रोजेक्टेड करते हैं। तो इन्होंने जो प्रोजेक्ट किया था इंडियन इकोनॉमी को, वो 7.6 प्रोजेक्ट किया था। उस हिसाब से हम लोग काफी आगे चल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ओके, ये स्टडी बताती है कि जो फोर्थ क्वार्टर है हमारा, आने वाला क्वार्टर, जो कि हम जिसमें अभी चल रहे हैं, ओके, इसकी जो रिपोर्ट आएगी, अब आप देखोगे अप्रैल मई में आएगी। अगर यहाँ पे इलेक्शन पे ज्यादा बिजी नहीं रहे तो मे भी हो सकता है कि उससे पहले आ जाए, नहीं तो आपको अप्रैल मई के बीच में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया है भारत की इकोनॉमी, भारत की जीडीपी ग्रोथ, वो 7.2 प्रोजेक्ट करी है, जो कि हाइयर है एनएसओ के एस्टिमेट के हिसाब से, जो कि इन्होंने पहले से प्रोजेक्ट किया था 5.9%। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्थ क्वार्टर है, इसमें हम लोग चल रहे हैं जनवरी से मार्च वाला, वो 7.2 इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्टेड किया है। और यहाँ पे इन्होंने पहले एस्टिमेट जो लगाए थे, यानी कि जो पहले बता देते हैं कि फोर्थ क्वार्टर हमारा ऐसे ग्रो करेगा या फिर ऐसे उसकी जीडीपी ग्रो करेगी, तो यहाँ पर 5.9 उन्होंने यहाँ पे क्या करा है, एस्टिमेट करा है पर्टिकुलरली, लेकिन इतना आ सकता है, ये ऐसा कह रहे हैं। तो जो स्टडी है यहाँ पे इन्होंने बताया था कि जो नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2024-25 है हमारा, उसकी जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी, वो 7.4% रहेगी। ये पूरे साल की बता रहा हूँ, आने वाले साल की, यानी कि अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच में। और ये जो एनएसओ का डाटा है, एनएसओ का एस्टिमेट है जीडीपी का, ये आरबीआई के फोरकास्ट से, आरबीआई के एस्टिमेट जो कि 7% है, उससे 0.4% ज्यादा है। रिसेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी आरबीआई की, ये होती है आपको पता है पर क्वार्टर इसकी मीटिंग होती है। यहाँ पे हर क्वार्टर में ये लोग प्रोजेक्टेड करते हैं कुछ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स को, प्रोजेक्ट करते हैं भारत की जीडीपी को, प्रोजेक्टेड करते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि तो भारत की जीडीपी है या भारत की जो डेवलपमेंट है, वो 7% के हिसाब से आगे बढ़ेगी 2024-25 के लिए। लेकिन यहाँ पर एनएसओ का डाटा ये कहता है कि 7.4% हम एस्टिमेट कर रहे हैं, यानी कि आपके हिसाब से 0.4% ज्यादा जीडीपी ग्रो करेगी। ये एनएसओ और आरबीआई के हिसाब से मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे समझ लो जीडीपी सिंपल वर्ड में और जीएनपी सिंपल वर्ड में। जीडीपी का मतलब क्या होता है, टोटल वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू का मतलब जो पैसे होते हैं, टोटल वैल्यू किसी भी फाइनल गुड एंड सर्विसेज की, जो कि प्रोड्यूस होती है हमारी कंट्री के अंदर एक गिवन टाइम पीरियड के अंतर्गत, यानी कि एक साल में एक व्यक्ति ने कितना काम किया, ये आपका जीडीपी में आएगा।
किसके लिए? इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। एक व्यक्ति ने एक साल में अपने घर के लिए कितना काम करा, ये नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक उदाहरण बता देता हूं मैं। मान लो एक रोटी बनाने वाला है, बेकर है, वो रोटी बनाता है, तो वो जीडीपी में योगदान तब दे रहा है जब वो रोटी को बेचेगा। अगर वो अपने परिवार के लिए बनाएगा तो वो जीडीपी में कोई भी योगदान नहीं दे रहा है, क्योंकि वो उसका परिवार खा रहा है, उसमें उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं। यदि वो रोटी बेचेगा, यदि वो रोटी बेचेगा तो ही भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ही भारत की जीडीपी बढ़ेगी। समझ में आया आपको? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आप करते हैं सेल के लिए, किसी और चीज के लिए, इकोनॉमी के लिए, तो वो जीडीपी के अंतर्गत कैलकुलेट होता है, लेकिन वो सिर्फ आपने अपनी कंट्री के अंदर करना है। ओके, हर साल की जीडीपी निकलती है वो इसी हिसाब से निकलती है। तो यहाँ पे जीएनपी का मतलब क्या होता है? अब जीएनपी का मतलब होता है भाई वो पैसा सेम वैल्यू है, लेकिन इसमें आपका जो हमारे लोग रहते हैं दूसरी कंट्री में, उनका भी पैसा जुड़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं जा रहा हूँ यूएस से, और मैं एक इंडियन हूँ, वहां पर जाकर मेरी जो सैलरी है मान लीजिए 2 लाख 3 लाख कन्वर्ट होके आती है, तो वो मेरे देश की जीएनपी में कैलकुलेट होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे आपने ध्यान देना कि हमारे भारत के लोगों के द्वारा जितना भी पैसा विदेशों में कमाया जा रहा है, वो भी हमारे जीएनपी के अंतर्गत आता है, जीडीपी में नहीं आता। जीएनपी का फॉर्मूला सिंपली आप समझ लो, जीडीपी तो कैलकुलेट होगा ही होगा जीएनपी में, कोई शक ही नहीं है इसमें। प्लस जो इंडियन फर्म्स है, इंडियन कंपनी है, इंडियन लोग हैं, भारत के सिटीजन है, वो अब्रॉड में कितना पैसा कमा रहे हैं, वो भी ऐड होगा। माइनस जो फर्म्स हमारे भारत में पैसा कमा रही है, उसको हमने माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा कमाकर अपने देश में भेजेगी। लेकिन जो भारतीय हैं वो विदेशों से पैसा कमाकर भारत में भेजेंगे, वो भारत की जीएनपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, जीडीपी में नहीं, जीएनपी में। तो जीएनपी का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, जीडीपी में तो आएगा ही आएगा, प्लस जो हमारे व्यक्तियों के द्वारा, हमारे कंपनीज के द्वारा, हमारे नागरिकों के द्वारा विदेशों में पैसा कमाया जाता है, धन अर्जित किया जाता है, उसको भी ऐड करेंगे। माइनस करेंगे आप जो कंपनियां हैं जो हमारे देश में पैसा कमा रही है, विदेशी कंपनियां, विदेशी कंपनियों की बात कर रहा हूं मैं, उनका पैसा माइनस होगा। तो ये सिंपली आपका जीएनपी हो जाएगा। अब यहाँ पे ना एक एनएसओ आया था। अब मैं आपको बता देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसको हम बोलते हैं मॉप्सी। ठीक है, मॉस्पी, है ना, मॉस्पी बोलते हैं, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है। तो ये ना 1999 में बना था ये मंत्रालय। ये दो मंत्रालय पहले अलग थे, स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये दो डिपार्टमेंट थे, दोनों को मर्ज कर एक मिनिस्ट्री बना दी। अब बेसिकली ये क्या काम करते हैं कि भारत से डेटा कलेक्ट करते हैं, अच्छा डेटा, क्वालिटी, ओके, और रिलीज करते हैं कि भाई ये डेटा है, भारत का इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी, ये सब ये लोग रिलीज करते हैं। एनएसओ, अब यहाँ पे ध्यान देना, एनएसओ आपने देखा था, एनएसओ की जो रिपोर्ट है उसी के बेस पर ये वीडियो था। एनएसओ में दो ऑफिस है, एक तो सीएसओ और एनएसएसओ। सीएसओ और एनएसएसओ पहले अलग था, दोनों को मर्ज कर दिया गया 2019 में, और एक ही ऑफिस बना दिया गया एनएसओ। अब जो भी आपका सर्वे आता है वो एनएसओ के हिसाब से आता है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना। इन दोनों को मर्ज कर दिया है, पहले ये दोनों अलग थे, दोनों का काम अलग अलग था। दोनों का काम अलग अलग क्या था वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस था, एनएसएसओ था, इसकी स्टैब्लिशमेंट 1950 में होती है, ताकि ये सैंपल कलेक्ट कर सके, डेटा का सैंपल कलेक्ट कर सके, रिलीज नहीं करना। डेटा का सैंपल, कितनी बेरोजगारी है किसी राज्य में कैसे पता लगाओगे आप, तो डेटा आप कलेक्ट करोगे, रिपोर्ट बनाएगा एनएसओ, है ना, रिपोर्ट बनाएगा सीएसओ उस टाइम पे, अब तो एनएसओ आता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है भाई? सर्वे की टेक्निकल प्लानिंग, अगर आपने सर्वे करना है किसी देश में, किसी राज्य में, तो आपको पहले उसकी टेक्निकल प्लानिंग की, आप उसे ऐप से करोगे, आप उसे टीवी के माध्यम से करोगे, आप उसे किसी और माध्यम से करोगे, अखबारों से करोगे, डायरेक्टली आप लोगों के पास जाओगे, तो ये टेक्निकल प्लानिंग होती है। फॉर्मुलेशन ऑफ कंसेप्ट एंड डेफिनेशन, अगर हम सर्वे कर रहे हैं, हम इंडेक्स बना रहे हैं किसी चीज का, तो उसमें जो वर्ड्स यूज होंगे उसकी डेफिनेशन क्या होगी? मान लीजिए पुअर्टी है, पुअर्टी का सिंपल मीनिंग आपके और मेरे लिए गरीबी है, लेकिन पुअर्टी का मतलब एनएसओ के हिसाब से वो व्यक्ति है जो व्यक्ति एक्स पैसा कमा नहीं पा रहा है रोजाना। समझ रहे हो आप? तो ये डेफिनेशन है। सैम्पलिंग डिजाइन, भाई ये जो आपका सैम्पलिंग डिजाइन क्या होता है? आपका जो सैंपल होता है, जो आपने डाटा कलेक्ट करा, उसको आपने कैसे डिजाइन करना है, गरीबी कितनी है, आपने उसको कहाँ रखना है।
2021 का डेटा आपने कहाँ रखना है, 2022 का डेटा आपने किस में रखना है, नेगेटिव में दिखाना है, पॉजिटिव में दिखाना है। ये होता है आपका डिजाइन। डिजाइनिंग ऑफ इंक्वायरी शेड्यूल, जो भी आपकी इंक्वायरी चीजें चलती है उसका शेड्यूलिंग करना। ड्राइंग ऑफ द टेबुलेशन प्लान, जो भी आपका टेबुलेशन प्लान है, टेबुलेशन प्लान का मतलब क्या होता है भाई, जो आपका टेबुलर डाटा है, जो टेबुलर प्लान है उसको ड्रॉ करना कि किस हिसाब से ये ड्रॉ करना है। एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सर्वे रिजल्ट, आपने किस प्रकार से कोई एनालिसिस करना है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, कैसे प्रेजेंट करना है आपने, फर्स्ट पेज में क्या आएगा, सेकंड पेज में क्या आएगा, हमने कहाँ पे क्या डालना है, ये सर्वे रिजल्ट्स, ये भी एनएसएसओ करता है। सीएसओ, सीएसओ आपका स्टैटिस्टिकल एक्टिविटी करता है पूरी की पूरी। मेंटेनिंग स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड, भारत में जितने भी डाटा है, जितने भी स्टैटिस्टिक्स है, उन सभी को मेंटेन करके रखना है कि गरीबी का आंकड़ा इतना है, इससे क्या प्रभावित हो रही है हमारी एजुकेशन, या फिर एजुकेशन हमारी कम है तो इस पे गरीबी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे पिछले साल का डाटा ये था तो अगले साल के डाटा में हमें क्या फर्क मिलेगा या फिर क्या फर्क मिल सकता है। ये सब चीजें आपको मिलेंगी सीएसओ के डेटा में। इनकी अपनी खुद की ग्राफिकल यूनिट भी है। ग्राफिकल यूनिट क्या है कि इनको कैसे गरीबी दिखानी है, इनको कौन कौन से कार्टून यूज करने हैं, इनको कौन कौन से ग्राफिक्स यूज करने हैं, कौन कौन से पाई चार्ट यूज करने हैं, कौन कौन से हिस्टोग्राम्स यूज करने हैं, कौन कौन से बार ग्राफ यूज करने हैं, ये सब ग्राफिकल यूनिट के अंतर्गत आता है। नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, एनएएस, ये एक सर्वे होता है, ये भी सीएसओ निकालता है, ये सब एग्जाम में आते हैं। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सीएसओ निकालता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कंपाइलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यही निकालते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स, एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए कि भारत रिसेंटली एसडीआई की जो रिपोर्ट आई थी 2024 2023-24 वाली, ओके, इसमें हालांकि ये रिपोर्ट 2022 की है, इसमें भारत की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक क्या है, और इसमें फर्स्ट कंट्री कौन सी थी। मैं आपको ऑप्शन देता हूं फर्स्ट कंट्री के लिए, ओके, फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड, इनमें से एक कंट्री है जिसका फर्स्ट रैंक मिला है। भारत का रैंक बताओ मुझे, पिछले बार के रैंक से एक रैंक सुधरा है बस। और भारत कौन सी कैटेगरी में आता है, इसमें आपको पता है हाई डेवलपमेंट कैटेगरी, मिडिल डेवलपमेंट कैटेगरी, लो डेवलपमेंट कैटेगरी, या फिर लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडेक्स क्या करता है, जो हमारा इन्फ्लेशन है उसको कैलकुलेट करता है। रिटेल इन्फ्लेशन, भाई सामान का, भाई जो वस्तुएं हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उसमें क्या इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई, पर्टिकुलरली सीपीआई हमारे महंगाई को कैलकुलेट करता है। ये इंडेक्स भी यही लोग जारी करते हैं, और बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। बाकी पूरी चीजों को मैंने आप लोग को बता दिया, फिर भी अगर कुछ चीज रह जाती है आप मुझे बता सकते हो, और मुझे जरूर बताना इसका आंसर जो मैंने आपसे पूछा है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।